नमस्कार। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर के हिंदी विभाग से मैं विभा कुमारी उपस्थित हूँ ऑनलाइन क्लास के लिए। 11 मिनट का विलम्ब हो चुका है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दरअसल कल से मौसम बहुत ख़राब है और बिजली कल से गायब है, तो फ़ोन शून्य पर जा चुका था, तो बड़ी मुश्किल से फ़ोन को रिचार्ज किया है और ऑनलाइन हो पाई हूँ लगभग 12 मिनट के विलम्ब से। और बस यही चाहती हूँ, यही कामना है कि नेटवर्क बना रहे ताकि अपनी क्लास हो सके। तो मुझे कुछ छात्र दिखाई देने लग गए हैं। सावित्री कुमारी स्वागत है, सुमित कुमार स्वागत है। तो ठीक है, धीरे धीरे आप लोग जुड़ेंगे। खुश रहिए सुमित, और धीरे धीरे आप लोग जुड़ रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं क्लास की। आज हमारा विषय है बिहारी। प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के तहत हम लोग एक एक कवि से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग बिहारी पर बात करने जा रहे हैं। बिहारी का जन्म विक्रम संवत 1652 में ग्वालियर के निकट वसुधा गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था और वे निम्बार्क संप्रदाय के संत नरहरि दास के शिष्य थे। अतः बिहारी को भी अपने पिता के साथ साथ संत नरहरि दास का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता से और संत नरहरि दास इन दोनों के सानिध्य में हुई, जिसमें इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के काव्यों का अध्ययन किया, समस्त काव्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब थोड़े बड़े हुए तो मथुरा चले गए और वहीं उनका विवाह भी हुआ और वहीं रहने लग गए। इन्होंने फारसी काव्य रचनाएं भी सीखी, फारसी काव्य रचना के सिद्धांतों और शैलियों को जाना, उस पद्धति से परिचित हुए और धीरे धीरे इनकी काव्य कला विकसित होती गई और आगे चलकर ये शाहजहां के कृपा पात्र बने। जब शाहजहां के संपर्क में आए तो अनेक राजाओं से इनका संपर्क हुआ और अनेक राजाओं ने इनकी काव्य कला की प्रशंसा की और अनेक राजाओं के यहाँ इन्होंने काव्य रचनाएं भी की और अपना काव्य भी प्रस्तुत किया। इसी क्रम में 1652 ईस्वी में, ईस्वी नहीं विक्रम संवत 1702 विक्रम संवत में, 1652 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ और लगभग 50 वर्ष की अवस्था में 1702 विक्रम संवत में ये जयपुर आए। और जयपुर आने पर इन्हें पता चला कि राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के कक्ष में ही रहते हैं, अंतःपुर में ही निवास करते हैं और राजकाज को पूरी तरह से भुला दिया है। ऐसी परिस्थिति में सामंतों की सलाह थी कि बिहारी उन्हें अपना कोई काव्य उन तक पहुँचाएं, कोई संदेश पहुँचाएं, ताकि राजा जयसिंह को वर्तमान स्थिति का ज्ञान हो सके। और इस प्रकार सामंतों के साथ सलाह करके बिहारी ने एक दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। और यह दोहा लिखकर उन्होंने राजा जयसिंह तक पहुंचाया। राजा जयसिंह ने जब ये दोहा पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गईं, उनको स्थिति का ज्ञान हुआ, अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने राजकाज को संभाल लिया।
बिहारी की उन्होंने बहुत प्रशंसा की, स्वागत किया और काली पहाड़ी नामक गांव उनको उन्होंने उपहार स्वरूप दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रस्ताव दिया उन्हें अपने आश्रय में रखने का, उन्हें अपने राज दरबार का कवि नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही यह भी वादा किया कि वो बिहारी के हर दोहे पर उन्हें एक अशर्फी देंगे। और इस प्रकार बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि हो गए। अंजना लिख रही हैं कि मैम इस दोहे का थोड़ा अर्थ बतला दीजिएगा। अवश्य बतलाऊंगी बेटा, मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि जो भी दोहा आए थोड़ा उसकी काव्यगत विशेषताएं भी बता दूं। दरअसल राजा जय सिंह का जब विवाह हुआ था तो उनकी जो नवयौवना रानी थी, नवयुवती थी, वो भी पूर्ण विकसित युवती भी नहीं हो पाई थी, बहुत कम उम्र की थी। और राजा जय सिंह उनके प्रेम में डूबे हुए हर समय अंतःपुर में ही रहते थे। तो इसीलिए एक प्रकार से उन्होंने इस दोहे में जिस अलंकार का प्रयोग है उसको अन्योक्ति कहते हैं। यानी यहाँ आप देखिए व्याख्या और उसके साथ उसका विशेष भी संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाव पक्ष यह है कि एक रानी जो अभी बहुत कम उम्र की हैं, उनके प्रेम में राजा ने अपना राजकाज भुला दिया है, तो आगे क्या होगा, इसीलिए राजा को अपने कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। और ये अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात की जाती है। तो यहाँ पर पराग, कली, भ्रमर इत्यादि, मधु इत्यादि चीजों से, क्योंकि यहाँ जो अली कली ही सो बंध्यो है, तो अली का अर्थ यहाँ पर भ्रमर है और कली यहाँ पर रानी के लिए कहा गया, उनको रूपक दिया गया है। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है। तो इस दोहे के माध्यम से राजा जय सिंह जिस प्रकार अपने भूले हुए कर्तव्य को याद कर पाते हैं, वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसीलिए बिहारी ने उनको जिस प्रकार की प्रेरणा दी, उस प्रेरणा के कारण उन्होंने बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव दान में दिया और यह भी वादा किया कि उनके हर दोहे पर उन्हें एक अशर्फी देंगे। और इस प्रकार से राजा जय सिंह के यहाँ बिहारी दरबारी कवि नियुक्त हो गए। उस समय अनेक राजाओं ने समय समय पर बिहारी को अपने दरबार में आश्रय दिया था और हर राजा उनका स्वागत करने को तत्पर था। इतने उस समय के परिवेश में बिहारी ने अपनी काव्य कुशलता से उन्होंने मुक्तक काव्य की ही रचना की है। और जिस बिहारी सत्सय पे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, आज भी करेंगे, उसकी रचना भी उन्होंने राजा जयसिंह के यहाँ ही की। उनके हर दोहे पर राजा जयसिंह अपने वादे के मुताबिक उन्हें एक अशर्फी देते थे। तो उनकी जो काव्य कला थी उसके कारण वो बहुत ही लोकप्रिय थे और हर राजा उन्हें अपने दरबार में रखना चाहता था। परंतु जयसिंह के यहाँ जब ये गए तो वहीं के होकर रह गए और वहीं उन्होंने बिहारी सत्सय की रचना की। बिहारी सत्सय में कुल मिलाकर के 1700 के आसपास पद हैं, जिसमें थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है, 1702 या ऐसे ही 1700 के आसपास पद हैं, जिसमें से 610 दोहे श्रृंगार पर आधारित हैं। यानी ये हर कोई स्वीकार करता है कि यद्यपि उन्होंने भक्ति परक दोहे भी लिखे हैं, उन्होंने नीति परक दोहे भी लिखे हैं, कुछ दोहों में राजनीति का भी प्रसंग आया है, कुछ दोहों में राजनीति का अतिरिक्त ज्योतिष इत्यादि अनेक विषयों का प्रसंग आया है, पर मुख्य रूप से वो श्रृंगारिक कवि हैं। उनके दोहों में श्रृंगार के संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों का ही सुंदर चित्रण होता है। इसके साथ साथ भाव पक्ष जितना समर्थ है उतना ही कला पक्ष भी समर्थ है। बिहारी के सत्सय की इतनी प्रशंसा होने की एक बहुत बड़ी वजह है काव्य कला में उनका उत्कृष्ट होना, काव्य कला में श्रेष्ठ होना। जैसे कि
उनके लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। सतसई के लिए यह उक्ति उस समय से लेकर आज तक कही जाती है। बहुत कम शब्दों में किसी बात को समझा देना, किसी उदाहरण को प्रस्तुत कर देना, किसी का जीवन बदल देना, ये सब बिहारी के काव्य कला की विशेषता है। बिहारी के सतसई को लेकर जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बिहारी की मुक्तक कविता में एक मुक्तक कविता में जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण बिहारी के मुक्तक कविताओं में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात उनकी जो काव्य कला है वो मुक्तक रचना है। एक मुक्तक रचना में, एक मुक्तक कविता में जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सारी विशेषताएं बिहारी के मुक्तक में मौजूद हैं। यहाँ मैं छात्रों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग मुक्तक और प्रबंध काव्य का अंतर जानते हैं या नहीं जानते हैं। यदि मैंने पिछली क्लास में बताया होगा तो भी एक बार बता देती हूँ कि जो प्रबंध काव्य होता है उसके प्रसंग में पूर्वापर संबंध होता है, अर्थात उसमें एक कथा चलती है जिसमें पहले वाले दोहे और अगले वाले दोहे में संबंध होता है। अभी जो बात कही जा रही है, आगे जो बात कही जाएगी वो उससे जुड़ी हुई होगी, इसीलिए वो प्रबंध है। प्रबंध का अर्थ ही है जहाँ पर बंधा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो। जैसे प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। और मुक्तक काव्य में मुख्य रूप से दोहा और सोरठा इत्यादि छंद होते हैं। इसीलिए सतसई में भी दोहा के अतिरिक्त यदि हमें दूसरा छंद दिखाई देता है तो सोरठा दिखाई देता है। मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। एक मुक्तक में जो बात कही जाती है अगले मुक्तक में दूसरी बात कही जाती है। यदि हम उर्दू के शेर से तुलना करना चाहें मुक्तक काव्य की, या रुबाइयों से, शेर से इत्यादि से यदि हम तुलना करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि गजल में जितने शेर होते हैं आप यदि ध्यान दें तो हर शेर में अलग प्रसंग आता है। परंतु गजल और मुक्तक में भी एक फर्क है कि मान लीजिए एक गजल में यदि 12 शेर हैं तो उन सब की आखिरी लाइनों में एक तुक होगी और कहीं न कहीं जाकर के उसका एक जुड़ाव बनेगा, जबकि मुक्तक काव्य में हर दोहा स्वतंत्र है। पहले दोहे का न तो भाव मिलेगा दूसरे दोहे से और न ही तुक मिलने की आवश्यकता है, यानी यहाँ तुकबंदी की प्रधानता आवश्यक नहीं है। हर दोहा अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में मुक्त है। ये मुक्तक काव्य की विशेषता है। और उस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बिहारी सतसई को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वो गुण बिहारी के मुक्तकों में अपने चरमोत्कर्ष को पहुंचा है और इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बिहारी के सतसई का बहुत ही स्वागत किया है और उन्होंने ये कहा है कि हिंदी में श्रृंगार सतसइयों की परंपरा का आरंभ बिहारी से माना जा सकता है। अर्थात बिहारी से पहले सतसई की परंपरा श्रृंगार सतसई की विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने सतसई परंपरा को श्रृंगार सतसई परंपरा कहा है कि हिंदी में यदि श्रृंगार सतसइयों की परंपरा को हम देखना चाहें तो इसका आरंभ हम बिहारी सतसई से ले सकते हैं। तो इसीलिए मुक्तक काव्य यानी ऐसा काव्य जिनके दोहों में कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता है, जहां हर दोहा दूसरे दोहे से पूर्ण रूप से मुक्त होता है। बिहारी ने जो नीति परक या समाज परक या संस्कृति परक दोहे लिखे हैं वो रीति काल के उस सीमा का एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस सीमा का उन्होंने अतिक्रमण किया, क्योंकि बार बार रीति काव्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ राज दरबार का काव्य है और राज दरबार के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। बल्कि कई बार तो बिहारी सतसई में ऐसे भी दोहे पाए जाते हैं जिसमें ग्रामीण समाज का या लोक समाज का नकारात्मक पक्ष भी चित्रित हुआ है। ये एक पक्ष है।
परंतु इन के बावजूद भी बिहारी सत्संग में जो सामाजिक संदर्भ आए हैं, जो लोक संदर्भ आए हैं, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यह जो लगभग 700 के जो भी ऊपर नीचे दोहे हैं, 710 या 702 या 712 हो सकते हैं, 700 के ऊपर नीचे बिहारी सत्संग में दोहे हैं, जिसमें से 610 के लगभग श्रृंगारिक हैं। तो इतना तो स्पष्ट हो गया, इसमें तो किसी को कोई प्रकार की उलझन है ही नहीं कि वो श्रृंगार के कवि हैं। और श्रृंगार के जितने संयोग चित्र उन्होंने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए हैं, उतने ही वियोग चरित्र। उदाहरण के लिए यहाँ एक दोहा जो कि बीए के पाठ्यक्रम में प्रायः लगा होता है हर विश्वविद्यालय में, कि कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सौ बात। यहाँ संयोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है और इस दोहे में भाव पक्ष जितना ही सुंदर है, कला पक्ष भी उतना ही सुंदर बन पड़ा है। इसीलिए बिहारी के दोहे को जब भी यह कहा जाता है कि समाज के लिए उसकी उपयोगिता क्या है, क्योंकि यह राज दरबार का काव्य है, तो निश्चित रूप से लिखा तो गया राज दरबार के लिए ही, निश्चित रूप से राजा का मनोरंजन उनका उद्देश्य था, ये एक पक्ष है। परंतु आज भी वे दोहे समाजोपयोगी भी हैं। समाज में उन दोहों की प्रासंगिकता भी एक महत्वपूर्ण पक्ष उन दोहों का है। जो बिहारी सत्संग के विषय वस्तु की बात करते हैं और रीति काल में चूंकि लक्षण ग्रंथों की प्रधानता थी, और पहले भी मैंने बताया कि वहां पर काव्य लक्षण ग्रंथ की रचना करने वाले जैसे केशव मतिराम इत्यादि कवि थे, परंतु बिहारी ने काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने उन लक्षण ग्रंथों को इतना आत्मसात किया और अपने काव्य में पूरी तरह से उन काव्य शास्त्र के नियमों का, उन लक्षणों का पालन किया। परंतु प्रशंसा की बात यह है कि फिर भी उनके काव्य का कला पक्ष बोझिल नहीं हुआ है। रीति काल के काव्य के बारे में यह भी कहा जाता है कि कवियों में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनकी कविताओं में जो काव्य पक्ष है वो बोझिल हो गया है। चमत्कार प्रदर्शन, शिल्प प्रदर्शन, अपनी विद्वता का प्रदर्शन और अपनी कला का प्रदर्शन, और उस कला के प्रदर्शन के द्वारा राजा को रिझाने का प्रयास इत्यादि जो चीजें रीति काल में आ रही थी, बिहारी उन कमियों से अपनी काव्य कला को बचा ले गए हैं। और इसीलिए उनका जो बिहारी सत्संग है उसका सभी स्वागत करते हैं। उसमें जो कला पक्ष भी है, जैसे अभी मैंने जिस कहत नटत रिझत खिझत की बात की, या नहीं परागु नहीं मधुर मधु की बात की, या फिर राजनीतिक रूप से वो एक ऐसा समय था जिस समय मुगल हमारे देश में शासन कर रहे थे। अब मैंने ये भी कहा थोड़ी देर पहले कि स्वयं वो शाहजहां के कृपा पात्र भी रहे, लेकिन हिंदू राजाओं को, भारतीय राजाओं को वो आगाह भी कर रहे थे कि आप आपस में अपने दूसरे राजाओं का नुकसान मत कीजिए मुगल शासकों का फायदा दिलाने के लिए। मुगल शासकों की बातों में आकर के आप अपने भारतीय राजाओं का नुकसान मत कीजिए। और इसके लिए उन्होंने लिखा था, स्वार्थ श्रम सुकृत वृथा देख विहंग विचार बाज पराए पानी पर तू पछिनु न मारी। यहाँ भी अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है। पहले बता चुकी हूं कि अन्योक्ति अलंकार में प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात होती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं एक पक्षी से, ऐसे पक्षी से जो थोड़ा समर्थ है कि तुम बिना किसी स्वार्थ के तुम जो यह दूसरे छोटे पक्षियों को मार रहे हो, तो बाज के झांसे में आकर के तुम ऐसा मत करो।
और ये दोहा एक ऐतिहासिक दोहा है। जब बिहारी की बहुज्ञता की बात आती है तो वहां भी विद्वानों के दो मत मिलते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि बिहारी एक ऐसे बहुज्ञ कवि हैं जो लगभग हर विषय को अपनी कविताओं में लेकर आते हैं और इस प्रकार से ज्ञान भी देते हैं। जैसे अभी जिस दोहे की मैंने बात की, स्वार्थ श्रम सुकृत वृथा की, ये एक ऐसा प्रसंग है कि इस दोहे से ही स्पष्ट हो जाता है कि उस समय देश को किसी बाह्य आक्रमण से खतरा था, किसी बाह्य शक्ति से खतरा था। और आपस में जो हमारे छोटे छोटे सूबे थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनमें जो ज्यादा छोटे राजा थे, ज्यादा छोटे राज्य के राजा थे, उनका शोषण कहीं हमारे ये राजा न कर लें और इस तरह से वो मुगलों राजाओं के साथ मिलकर के अपने छोटे सूबों के राजाओं का नुकसान न कर। इसके लिए उन्होंने ये दोहा लिखा था और इस दोहे के माध्यम से वर्तमान में तो यह दोहा उपयोगी था। आज इस दोहे के माध्यम से हम उस समय के इतिहास को, उस समय की राजनीति को, उस समय के वातावरण को समझ पा रहे हैं। तो इनकी जो बहुज्ञता है उससे इनकार नहीं किया जाता है। आमतौर पर इनकी बहुज्ञता में जो कुछ विरोधी स्वर आते हैं वो ये आते हैं कि इन्होंने यदि थोड़े से पारद इत्यादि की बात कर दी तो उसको आपने आयुर्वेद का विद्वान मान लिया, उन्होंने बिंदी इत्यादि की बात कर दी तो आपने गणित का विद्वान मान लिया। जैसे कि उन्होंने कहा है कि कहत सबे बेंदी दिए, आंख 10 गुनो होत, तिय लीलार बेंदी दिए, अगणित बढ़त उदोत। तो ये उनका दोहा है और इस आधार पर कुछ विद्वान उन्हें कहते हैं कि वो गणित के ज्ञाता हैं और कुछ विद्वान कहते हैं कि गणित के ज्ञाता नहीं है। लेकिन उनकी जो बहुज्ञता है वो सिर्फ इतने भर काट से नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि स्वार्थ श्रम सुकृत वृथा जैसा जो दोहा है वो एक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करता है कि उस समय देश का वातावरण कैसा था और यह दोहा उस समय के राजाओं के लिए कितना उपयोगी संदेश था अपने देश की रक्षा के लिए। ठीक इसी प्रकार से जो जयसिंह को उन्होंने लिख करके दोहा दिया, वह दोहा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक कवि का यह कर्तव्य होता है कि वो अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की रक्षा करे, देश की रक्षा करे। यद्यपि जो राज्याश्रित कवि होते हैं उनका ज्यादातर समय राज दरबार में बीतता है और ज्यादातर उनकी जो की प्रधानता होती है जिसमें वो राजा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और रीतिकालीन काव्य में यह बात है, संपूर्णता में है और यह इसी कारण से बिहारी में भी है। बिहारी में भी श्रृंगार का वर्णन है, संयोग श्रृंगार का वर्णन है और संयोग श्रृंगार के अनेक मानसल संदर्भ आए हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु वह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष हमें बिहारी के काव्य में यह भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उन्होंने इतिहास को लेकर, राजनीति को लेकर, क्योंकि राजनीति को लेकर भी उन्होंने यह कहा है कि जिस प्रकार शासन बदलता है उस प्रकार ही देश की हर चीज बदल जाती है। यानी इतिहास को लेकर, राजनीति को लेकर, नीति को लेकर, धर्म को लेकर, गणित को लेकर, आयुर्वेद को लेकर इत्यादि विषयों को लेकर उन्होंने अपने दोहे रचे हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष को लेकर, ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों एक ही नाड़ी पर स्थित हों तो अत्यधिक वर्षा होती है, जिसको उन्होंने सोरठे में व्यक्त किया है कि मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसर आर गुरु, इक नारी लही संग, रसमय किए लोचन जगत। इस प्रकार से बिहारी ने अपने जीवन में जो भी अध्ययन किया था वे संस्कृत के विद्वान थे, प्राकृत के विद्वान थे, अपभ्रंश के विद्वान थे, फारसी के विद्वान थे और ब्रज भाषा के विद्वान थे। और ब्रज भाषा में जो इन्होंने लेखन किया है उस ब्रज भाषा में हमें ब्रज भाषा का प्रांजल और प्रौढ़ रूप मिलता है और उस ब्रज भाषा में हमें संस्कृत के तत्सम शब्द,
तद्भव शब्द मिलते हैं, देशज शब्द मिल जाते हैं, विदेशज शब्द मिल जाते हैं इत्यादि रूप में बिहारी का जो सत्संग है उसमें हम भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों ही दृष्टि से जब देखते हैं तो एक उत्कृष्ट काव्य बिहारी का दिखाई देता है। यदि भक्ति की ही बात करें तो बिहारी सत्संग का आरंभ ही भक्ति के दोहे से होता है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी भववा धाहरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। या फिर कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो बिहारी के दोहे में भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों की ही हम श्रेष्ठता देखते हैं, दोनों ही प्रसंग। यानी कविता में यदि भाव प्रबल है परंतु यदि उसकी प्रस्तुति कमजोर हो तो भी कविता कमजोर हो जाती है, लेकिन यदि शिल्प पक्ष प्रबल हो जाए और भाव पक्ष कमजोर हो जाए तो भी कविता बोझिल हो जाती है। उसमें अलंकार और छंद का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक सजावट की वस्तु मात्र हो जाती है। तो बिहारी ने अपने भाव पक्ष और शिल्प पक्ष में अत्यंत सामंजस्य बिठाने की एक सफल कोशिश की है, उसमें सफल रहे हैं। जितना ही सुनियोजित भाव पक्ष है उतना ही संतुलित शिल्प पक्ष है। इसीलिए जब बिहारी सत्संग की बात होती है तो लगभग हर आलोचक यह स्वीकार करते हैं कि एक मुक्तक काव्य के रूप में बिहारी सत्संग एक श्रेष्ठ काव्य है, और हिंदी में श्रृंगार सत्संग में हमें बिहारी के पश्चात ही सत्संग की परंपरा दिखाई देती है। शुरू में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के वक्तव्य को हमने देखा, और इनके काव्य को देख करके हम स्वयं भी यह अनुभव करते हैं कि बिहारी ने बेशक राज्याश्रय स्वीकार किया, बिहारी ने बेशक लक्षण ग्रंथों को आत्मसात किया और पालन किया, उसे अपने काव्य में निरंतरता से प्रयोग करते रहे, उसका पालन करते रहे, परंतु कहीं भी उनका काव्य बोझिल नहीं हुआ है और कहीं भी उनका काव्य उबाऊ नहीं होता है। जब वे श्रृंगार की बात करते हैं तो कहीं भी उनका काव्य अश्लील नहीं हुआ है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी रीतिकालीन काव्य पर अश्लीलता का आरोप लगता है तो वहां भी बिहारी के दोहों को लेकर सकारात्मक टिप्पणियां आती हैं कि बिहारी ने अनेक दोहों में संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, अनेक मानसल वर्णन उनके दोहों में दिखाई पड़ते हैं, परंतु कहीं भी अश्लीलता नहीं आई है। और सभी विद्वान बिहारी के दोहों का इस दृष्टि से स्वागत करते हैं, क्योंकि बिहारी ने अपने दोहों में जिस संतुलन को बनाया है, हर स्तर पर बनाया है, भाव के स्तर पर, कला के स्तर पर, नैतिकता के स्तर पर, और धर्म, आध्यात्म, नीति, भक्ति, श्रृंगार, यहाँ तक कि दर्शन। भक्त कवियों की तरह तो उन्होंने अपनी दार्शनिकता नहीं व्यक्त की है। उन्होंने जीव को लेकर, जगत को लेकर या ब्रह्म को लेकर उस तरह से प्रसंग दिखाई पड़ते हैं जहां पर उन्होंने जीव संबंधी विचार या ब्रह्म संबंधी विचार या जगत संबंधी प्रकट किए हैं। तो इन तमाम दृष्टियों से देखने पर हम यह पाते हैं कि निश्चित रूप से जो बिहारी का काव्य है, बिहारी का सत्संग है, वो हिंदी साहित्य का या हम भारतीय साहित्य का क्यों न कहें अमूल्य धरोहर है। और इसमें उस समय की राजनीति, उस समय का समाज, उस समय का परिवेश, उस समय के राज दरबारों का वातावरण, उस समय की परिस्थितियां इत्यादि चीजें हमें दिखाई देती है। हाँ, बहुत बार नायिका के सौंदर्य प्रसंग में इन्होंने अतिशोक्ति का प्रयोग किया है, जैसे कि कहते हैं कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। यानी नायिका के चेहरे पर इतना उजाला है, इतना प्रकाश है, इतनी चमक है कि उसके घर के आसपास हर दिन
पूर्णिमा ही रहती है और बिना पत्रा देखे वहां तिथि का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो यह अतिशोक्ति है, अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण है। परंतु इस अतिशोक्ति के बावजूद भी दोहे में जो काव्य सौंदर्य है और भाव सौंदर्य है वो पाठकों और श्रोताओं को प्रभावित करता है। बिहारी के काव्य में चाहे अतिशोक्ति आई है, चाहे जहां भी धर्म या नीति या राजनीति भी आया है, तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरा उपदेश दिया जा रहा है। वह धर्म और नीति भी बहुत संतुलित रूप में आया है। जैसे स्वार्थ सुकृत और जैसे कि नहीं परागु नहीं मधुर, इन दोनों ही दोहों में जिस प्रकार अन्योक्ति का सहारा लेकर, अप्रस्तुत प्रसंग का सहारा लेकर उन्होंने राजाओं को संबोधित किया, क्योंकि राजा से कोई बात कहना बहुत बड़ी चुनौती है, और खास करके तब जब आप राज्याश्रय में अपनी आजीविका चला रहे हैं, राज्याश्रय से ही आपकी आजीविका है और राजा को ही आप कोई बात समझाने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत हिम्मत का काम है जो बिहारी ने मुख्य रूप से इन दो दोहों के माध्यम से, नहीं परागु नहीं मधुर मधु और स्वारस सुकृत श्रम वृथा, इन दो दोहों के माध्यम से उन्होंने राजा को कुछ कहने की कोशिश की है और एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की है जिससे अपने देश की रक्षा हो पाएगी। थोड़ा कला पक्ष की बात करें तो बिहारी के दोहों में हमें बहुत ही सहजता से अलंकार दिखाई देते हैं। जैसे उपमा की बात करें तो रही अचल सी हुए सी, जहां भी सा है, जैसा सा सी इत्यादि उपमा की पहचान है जहां तुलना होती है। इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा की बात करें तो सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। मनो उत्प्रेक्षा की पहचान है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी उनके यहाँ हमें दिखाई देता है। यमक की बात करें, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कनक की 2 बार आवृत्ति हो रही है। पहली बार उसका अर्थ धतूरा है, दूसरी बार उसका अर्थ स्वर्ण है। इस प्रकार यमक अलंकार भी हमें बिहारी के यहाँ दिखाई देता है। छंद की बात करें तो दोहा छंद और सोरठा छंद, इनका प्रमुखता से उन्होंने प्रयोग किया है क्योंकि वो मुक्तक काव्य लिखते थे। रस की बात करें तो श्रृंगार रस की प्रमुखता है, पर बीच बीच में भक्ति रस का भी हमें प्रयोग दिखाई देता है। पहले भी बता चुकी हूँ कि मुख्य रूप से 9 ही रस हैं, परंतु कालांतर में भक्ति को और वात्सल्य को भी 10वें और 11वें रस के रूप में स्वीकृति मिल गई है। तो प्रमुख रूप से यदि रस की बात करें तो निश्चित रूप से बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं, और छंद की बात हमने उनके काव्य में की ही। तो इस प्रकार से बिहारी के काव्य के संदर्भ में देखें, उनकी दृष्टि के बारे में देखें समाज को लेकर, क्योंकि वो एक ऐसा समाज था जहाँ पर कवि राज्याश्रय में रहते थे और कवियों के मध्य एक होड़ रहती थी राजा को रिझाने की, राजा का मनोरंजन करने की, राजा को प्रभावित करने की। तो ऐसा नहीं था कि बिहारी के लिए बहुत आसान था सब कुछ। बिहारी को भी उस प्रतियोगिता में अपने आप को रखना होता था, पर उसके बावजूद उन्होंने जो रचनाएं की हैं उसमें श्रृंगार भी अपने उच्चतम श्रेष्ठतम रूप में है, सुंदरतम रूप में है, नीति भी वहां सुंदरतम रूप में है, धर्म भी वहां सुंदरतम रूप में है, दर्शन भी वहां संतुलित और सुंदरतम रूप में है। तो बिहारी की बहुज्ञता से, उनके दूरदृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता है। कम शब्दों में ज्यादा बात कहना ज्यादा बड़ी कला है। ज्यादा शब्दों में कम बात कहना तो कोई कला नहीं है, लेकिन कम शब्दों में ज्यादा बात कह पाना बहुत बड़ी कला होती है। इस प्रकार बिहारी के काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और जो प्रमुख प्रश्न भी बिहारी पर आते हैं वो मुख्य रूप से इनकी बहुज्ञता को लेकर या इनकी भाषा को लेकर या इनके शिल्प पक्ष को लेकर। तो बिहारी के शिल्प पक्ष में हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि मुख्य रूप से अलंकार का सौंदर्य, छंद का सौंदर्य, रस
गुण इत्यादि। और लक्षण ग्रंथ के अध्येता थे, लक्षण ग्रंथ का पालन करने वाले थे। स्वयं भले ही इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, पर काव्य शास्त्र का इनको भरपूर ज्ञान था और उस काव्य शास्त्र के भरपूर ज्ञान का इन्होंने सदुपयोग किया है। कहीं भी उस काव्य ज्ञान को बघाड़ने की कोशिश नहीं की है, कहीं भी यह कोशिश नहीं की कि कविता को अलंकार इत्यादि से भर दिया जाए। जैसे कि सत्संग के बारे में कहा जाता है कि उसमें जो श्रृंगारिकता है, उसमें जो सरस मुक्तक शैली है, उसमें जो सहजता है, ये सारी जो विशेषताएं हैं वो बिहारी की रीति निष्ठता का परिचायक है। रीति निष्ठता का अर्थ है, पहले भी जब मैं रीति काल पढ़ा रही थी तब बताया था कि काव्य लेखन की जो एक प्रवृत्ति थी, एक पद्धति थी, एक मार्ग था, उस मार्ग पर जो चलने वाले कवि थे वो कवि रीतिनिष्ठ थे, यानी उस काव्य की पद्धति के प्रति वो समर्पित थे। तो बिहारी की रीतिनिष्ठता का परिचय हमें सत्संग से मिलता है, क्योंकि इसमें हमें नायक नायिका भेद भी मिलता है, इसमें हमें नक्शिक का निरूपण भी मिलता है, इसमें षड ऋतु वर्णन भी मिलता है, इसमें श्रृंगारिकता भी मिलती है, इसमें हमें सरस मुक्तक शैली भी मिलती है और इसमें हमें अलंकृति भी मिलती है, उक्ति वैचित्र भी मिलता है। तो ये सारी विशेषताएं रीति काव्य की विशेषताएं हैं। तो इसीलिए विद्वान आलोचक ये मानते हैं कि ये सारी विशेषताएं, सत्संग की ये सारी विशेषताएं बिहारी की रीति निष्ठता का परिचायक है। बिहारी रीति निष्ठ कवि हैं, बिहारी काव्य कला के मर्मज्ञ हैं, शास्त्र के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान रखा है, कई विषयों का ज्ञान रखा है और उन दोहों में उन ज्ञान को बहुत ही संतुलित मात्रा में प्रस्तुत किया है। कहीं भी उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की, कहीं भी उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए रीतिकालीन कवियों में बिहारी को प्रतिनिधि कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है और बिहारी की लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा है। हर युग के उन कवियों को ज्यादा लोकप्रियता मिली है जिसकी कविता के साथ एक साधारण सा व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, एक अदना व्यक्ति भी अपने आप को जोड़ सके। यद्यपि शुरू में मैंने कहा था कि बिहारी के काव्य में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जहां ग्रामीणों की उपेक्षा सी दिखाई देती है और उस पर कई बार लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है, परंतु इसके बावजूद भी बिहारी के दोहों की जो लोकप्रियता है वो उस समय से लेकर आज तक बनी हुई है। बिहारी के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर है। कई बार लोग बिहारी के दोहे बोल रहे होते हैं, लेकिन शायद उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई विधिवत स्कूल कॉलेज में शिक्षा भी नहीं ली है, पर उनको बिहारी के दोहे मालूम है, वो बिहारी के दोहे जानते हैं। तो हर युग में ऐसे कवि हमें दिखाई पड़ते हैं जिनकी रचनाएं आम जीवन में रच बस गई है। तो दोहे आकार में भी छोटे हैं और आसानी से सीख लिए जाते हैं और हमारी भारतीय परंपरा में जो एक मौखिक परंपरा रही है, जो लिखित परंपरा से पहले से चली आ रही है और लिखित परंपरा के साथ साथ भी निरंतर चल रही है, तो यह जो मौखिक परंपरा है उसने भी बिहारी के दोहों को जीवित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जिस भी कवि का काव्य आम जनजीवन में रच बस जाता है, लोगों के कंठ में आ जाता है, लोगों की जुबान पर आ जाता है और एक कंठ से दूसरे कंठ तक प्रसारित होता रहता है, वही कवि आम जनजीवन के बीच लोकप्रिय हो जाता है। तो बिहारी के दोहे एक तो आकार में छोटे हैं और दूसरे प्रभाव में बहुत अधिक प्रभावशाली हैं। इसीलिए नावक के तीर से इसकी तुलना की जाती है कि आकार में छोटे और प्रभाव में बड़े, अर्थ उनमें बहुत गहरा और कलाकारी बहुत ही संतुलित, न बहुत ज्यादा कला के बोझ से दबी हुई और न ही कला विहीन।
इस प्रकार से बिहारी के दोहों का भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों ही संतुलित रूप में दिखाई पड़ता है। और बिहारी की प्रासंगिकता की भी बात करें तो उन्होंने चाहे श्रृंगार के दोहे कहे, चाहे भक्ति के दोहे कहे, या नीति राजनीति संबंधी दोहे कहे, या इतिहास पुराण के दोहे कहे, ये सभी दोहे अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। इन दोहों का आज भी महत्व है। इन दोहों को आज भी बड़े चाव से पढ़ा जाता है, सुना जाता है, गाया जाता है। तो आप लोगों का यदि कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहारी के संबंध में प्रथम वर्ष के छात्रों को जितना जानना चाहिए बता। अंजना कुछ लिख रही थी, अंजना लिख रही थी कि अश्लील का मतलब क्या होता है। तो दो शब्द आते हैं, एक श्लील और एक अश्लील। तो श्लील का अर्थ होता है सब कुछ सौम्य हो, क्योंकि भारतीय परंपरा रही है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव, और भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय साहित्य उसी सत्यम शिवम सुंदरम का पालन करती है। तो जहाँ कहीं भी साहित्य में ऐसा लगता है कि सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लंघन हो रहा हो तो वहाँ अश्लील कहा जाता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम का पालन भारतीय साहित्य का सिद्धांत रहा है। भारतीय साहित्य का यह मूल स्वर है कि साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण होना चाहिए, और जिस साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण है वो श्लील साहित्य है। मुझे लगता है अंजना को अपना उत्तर मिल गया होगा। तो बिहारी के जो दोहे हैं आपके कोर्स में लगे हुए, उन दोहों को आप लोग पढ़िए, और आपकी यदि कोई जिज्ञासा होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। और यदि आप व्याख्या लिखते हैं तो व्याख्या लिख करके कॉपी में फोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लाइव क्लास अभी हमारी चल रही है, इसमें बीए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम अगले 2-3 दिनों में पूरा हो जाने वाला है। तब हो सकता है कि आगे मैं द्वितीय वर्ष का आरंभ करूं, और इस बीच में मैं लिखित लेक्चर, मतलब जैसे यहाँ पर मैं बोल करके लेक्चर दे रही हूँ, उसी तरह से लिखित लेक्चर भी मैं लिख करके भी और टाइप करके भी कॉलेज के वेबसाइट पर अपलोड करवा रही हूँ। यानी सारे टीचर्स ने, सिर्फ मैंने ही नहीं, कॉलेज के वेबसाइट पर भेजा है। तो आप लोग वहाँ जाकर के भी उन लिखित लेक्चर का भी लाभ ले सकते हैं। वहाँ पर इस जो लाइव क्लास होती है उसका भी लिंक है, जो मैंने YouTube पर क्लास शुरू की है उसका भी लिंक है, और जो मैं लिखित लेक्चर देना शुरू कर चुकी हूँ पिछले 10 दिनों से, वो भी है कॉलेज वेबसाइट पर। तो आप लोग विश्वेश्वर सिंह जनता कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर के इन लेक्चर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। सावित्री हैं, स्वागत है सावित्री। अंजना है, स्वागत है अंजना। सावित्री लिख रही है नमस्ते मैम, खुश रहिए बेटा। अंशुमान सत्यकेतु हैं, हिंदी और मैथिली के कवि हैं, और इन्होंने और इंग्लिश के अध्यापक हैं। हिंदी और मैथिली के कई रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो अंशुमान भाई, आप मेरे क्लासरूम से जुड़े, मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। नागेश्वरा चित्तल पुड़ी, स्वागत है आपका सर। मुझे लग रहा है कि आज आप पहली बार मेरे क्लासरूम से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका तिवारी हैं, स्वागत है बच्चे आपका, खुश रहिए। राजकुमार भैया हैं, कॉमर्स के पीजीटी हैं। भैया मैं आपका स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। भास्कर आनंद हैं, इंजीनियर हैं,
और मेरे हिंदी की क्लास से बीच बीच में जुड़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस बहुत बहुत स्वागत है भास्कर आनंद आपका, और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। सुभाष झा हैं, प्रणाम करती हूँ सर, आपका स्वागत है। प्रभाकर सिंह सर हैं, सर बहुत बहुत प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत सर। आप मेरे क्लासरूम से जुड़े और मुझे सुना, ये मेरा परम सौभाग्य है। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रभाकर सिंह सर BHU में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, तो इतने वरिष्ठ लोग, इतने ज्ञानी लोग मेरे क्लासरूम से जुड़े, ये मेरा परम सौभाग्य है। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। विशाखा बब्बर मेरी पुरानी छात्रा हैं, खुश रहिए विशाखा, बहुत बहुत प्यार आपको और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। नीलम झा हैं, प्रणाम करती हूँ बहन, और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। विकास रंजन हैं, जहाँ तक मुझे याद है MA या PhD के छात्र हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास। इसी तरह से क्लासरूम से जुड़िए, लिख रहे हैं प्रणाम, खुश रहिए। रूबल हैं, रूबल मुझे बहुत खुशी होती है, आप बीच बीच में मेरे क्लासरूम से जुड़ती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रूबल केमिस्ट्री की विशेषज्ञ हैं, तो रूबल जब मेरे क्लासरूम से जुड़ती हैं मुझे बहुत खुशी होती है। रूबल बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। इंद्र मोहन झा सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर, अपना आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बनाए रखिए। अखिला नंझा रमन हैं, जीजा जी लगते हैं, और छाया दीदी से और इनसे मेरा विशेष लगाव है, तो यही कहूँगी ओझा जी कि अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। सरिता रॉय, खुश रहिए बेटा। चंद्रशेखर झा आजाद सर हैं, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ सर और बहुत बहुत स्वागत। कि मधुबनी में जिन विद्वानों पर हमें बहुत गर्व होता है, जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, उसमें से चंद्रशेखर झा आजाद सर हैं, अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर। सर आप मेरे क्लासरूम से जुड़े, ये मेरा परम सौभाग्य है और इसी तरह से अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए, इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए सर। आप लोगों का प्रोत्साहन मुझे बहुत ताकत देता है, तो बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ सर। मीनाक्षी शर्मा हैं, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। पद्मकांत पीके हैं, बच्चे बहुत बहुत स्वागत है। और आपने कहा है कि मैं MA के लिए भी कुछ अपने लेक्चर्स दूं, तो उस दिशा में मैंने अपनी कोशिश और तैयारी शुरू कर दी है। थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, फेसबुक पर संभव हुआ तो फेसबुक पर, नहीं तो यूट्यूब पर मैं आप लोगों के लिए MA के भी कुछ लेक्चर्स जरूर प्रोवाइड करूंगी, जरूर मैं कुछ लेक्चर दूंगी MA के सिलेबस से भी। और डॉक्टर राम सेवक झा हैं, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान और संस्कृत के अध्यापक, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। धीरेन्द्र चौधरी काका जी हैं, प्रणाम करती हूँ काका जी, और आपका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता है, इसी तरह से अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। अंजना लिख रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद बच्चे। काका जी लिख रही हैं, सत्सैया के दोहरे और नाविक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। जी काका जी, ये बिहारी के सत्सई के लिए उक्ति प्रचलित है। मैंने अपने लेक्चर के आरंभ में कहा भी था कि सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। अनंत कुमार झा हैं, स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित कुमार हैं, लिख रहे हैं वेबसाइट क्या है बताने की कृपा करेंगे। ओके बेटा, मैं आप लोगों को वेबसाइट का लिंक व्हाट्सएप कर दूंगी, लेकिन आप जैसे ही गूगल पर विश्वेश्वर सिंह कॉलेज या VSJ कॉलेज टाइप करेंगे, अपने आप वेबसाइट का लिंक आ जाता है, पर मैं आप लोगों को अलग से वेबसाइट का लिंक भेज भी दूंगी। मैम प्लीज लिखित वेबसाइट वाला देने की कृपा प्रदान करें। बेटा वो तो वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे, आपको वहां पर स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन वीडियो दोनों का ऑप्शन मिलेगा, और वो ऐसा है कि जैसे ही वेबसाइट पर कोई भी बच्चा जाएगा, कोई भी व्यक्ति जाएगा, उसको डिपार्टमेंट वाइज सारे स्टडी मटेरियल दिखाई देंगे, और वो छात्रों के लिए ही है, तो आप लोग उसका भरपूर उपयोग करें। प्रेमचंद लिख रहे हैं, धन्यवाद मैम, तो बहुत बहुत स्वागत बच्चे।
तो आज की बातचीत को, आज के वार्तालाप को यहीं पर विराम देते हैं और फिर हम लोग कल की कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, स्वागत, प्रणाम।